एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है। एक बार कमेंट सेक्शन में बता दीजिए ऑडियो क्लियर है, इसके बाद हम अपने सेशन को क्लास को स्टार्ट कर देंगे। ठीक है जी। बाकी है ना, क्लास को शुरू करने से पहले आप सभी लोगों से बोलूंगा कि आप सभी लोग ये जो प्रैक्टिकल क्लास है ना, इसका क्वालिटी रेजोल्यूशन 720p पर चेंज करके देखिएगा, तभी आपको है ना बेहतर दिखाई देगा, है ना। क्योंकि मैं स्क्रीन शेयरिंग करके आज पावर पॉइंट की प्रैक्टिकल क्लास कराने जा रहा हूँ, तो ये आपको बेहतर तभी दिखाई देगी जब आप प्रॉपर स्क्रीन को क्लियर करके देखेंगे, है ना। और स्क्रीन क्लियर आपको तभी दिखाई देगी जब आप 720p पर चेंज करके देखेंगे क्वालिटी रेजोल्यूशन को। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपने सेशन को, इस क्लास को। सबसे पहले नमस्कार सभी को नमस्कार। तो जैसे हमने वर्ड और एक्सेल को ओपन किया था, उसी तरीके से हम जाएंगे स्टार्ट मेन्यू बटन में, या आइकन कह सकते हो। इसमें ऑल एप्स नाम का एक बटन आता है, इसमें हमें ढूंढना है, दैट इज पावर पॉइंट। पावर पॉइंट ये मिल गया हमको, इस पर क्लिक करेंगे। माइक्रोसॉफ्ट 365 वाले वर्जन पर हम प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं। तो ये है ना, कुछ ऐसे वेलकम स्क्रीन खुल के आती है यहाँ पर, और इस वेलकम स्क्रीन में ना देखो, ये जो ब्लैंक प्रेजेंटेशन है इसी से हमें मतलब है, यानी इसी को हमें देखना है। बाकी बाकी जो आपको ये और चीज़ें दिखाई दे रही हैं, इनको थीम्स कहते हैं। तो अगर आपको सपोज दैट किसी पर्टिकुलर थीम को यूज़ करना हो, तो आप वो थीम भी यूज़ कर सकते हैं अपने किसी टॉपिक के हिसाब से, सब्जेक्ट के हिसाब से। ठीक है, जैसे ही शायद मैंने पहले भी बताया होगा आपको कि अगर सपोज दैट कि आप है ना कुछ इस तरीके की है ना प्रेजेंटेशन बनाना चाहते हैं ना, इंटीजर पिलर करके मान लो। अगर ऐसी प्रेजेंटेशन आपको बनानी है, तो इस पर क्रिएट वाले बटन पर जैसे क्लिक करेंगे, ये डाउनलोड हो जाएगी। ठीक है, टेम्पलेट भी कह सकते हैं इसको, थीम भी कह सकते हैं, और ऐसे बन के आ जाएगा यहाँ पर। ठीक है, आपको नई स्लाइड यहाँ पर ऐड करेंगे तो ऐसे ऐड होती जाएंगी, बट जो शुरुआत की थीम कह दो या टेम्पलेट कह दो, वो आपको ऐसे दिखाई देगी। ठीक है, तो ये तीनों ही में ही है, वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट तीनों में ही है। अगर आपसे ये कहा जाए, क्वेश्चन में पूछा जाए कि प्री डिफाइंड यानी पूर्व निर्धारित फॉर्मेट्स अगर आपको दिए जा रहे हैं काम करने के लिए, तो उन्हें क्या कहा जाता है? तो उनको बेसिकली टेम्पलेट कहते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, यहाँ से इसको डिलीट कर देते हैं, इसको भी डिलीट करते हैं। ठीक है, हम वापस होम पर आ जाते हैं। तो ये थीम कह दो या टेम्पलेट कह दो यहाँ पर। ठीक है, वरना वर्ड और एक्सेल के केस में तो टेम्पलेट शब्द का ही इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, तो ये इनमें से अगर कोई भी आपको थीम या टेम्पलेट इस्तेमाल करनी है तो आप कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो, हमें ना ब्लैंक प्रेजेंटेशन ओपन करनी होती है, वाइट वाली। ठीक, इस पर जैसे ही मैं क्लिक करूंगा तो कुछ इस तरीके का इंटरफेस मेरे सामने खुल के आ जाएगा पावर पॉइंट का, जिसमें देखो खुद से ही है ना अपने आप डिजाइन आइडियाज पावर पॉइंट ने मेरे को दे दिया है। अब इनमें से जो भी डिजाइन आइडिया आपको सेलेक्ट करना है वो आप सेलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, सपोज दैट मेरे को ये वाला डिजाइन सही लग रहा है, क्लिक टू ऐड टाइटल वाला ही है ना, तो ऐसा आ जाएगा उनके। अब यहाँ जो भी मैं टाइटल डालना चाहूँ वो टाइटल मैं यहाँ पर डाल सकता हूँ। जैसे सपोज दैट मेरे को यहाँ लिखना है कंप्यूटर बैच। ठीक है, और यहाँ मान लो मुझे अपना नाम डालना है, मान लीजिए मेरे को यहाँ पर अपना नाम डालना था, ये आ गया। ठीक है जी, तो ऐसे मैंने अपना नाम डाल दिया यहाँ पर। क्लियर है? तो फिर अगर मैं नेक्स्ट, अच्छा इसके बाद भी देखो और डिज़ाइन दे रहा है कि इस डिज़ाइन को भी आप चेंज करके कुछ और डिज़ाइन में रखना चाहें इसी से सिमिलर, तो वो भी डिज़ाइन आप ले सकते हो। ठीक है, जैसे ये वाली लेंगे डिज़ाइन, तो इसमें देखो ऐसे अपने आप से ही आएगा। भाई सीधी सी बात है, हमें प्रेजेंटेशन दिखानी है किसी के सामने, है ना, और प्रेजेंटेशन जितनी अच्छी हो उतना बेहतर है। क्लियर है जी? अगर यहाँ पर मैं कोई दूसरी स्लाइड लूंगा तो वो भी ऐसी आ जाएगी, देखो मतलब इसी से कनेक्टेड या इसी से मिलती जुलती स्लाइड आ जाएगी, और यहाँ उसके डिजाइन आ जाएंगे। ठीक है भाई, समझ आ गया सभी को? चलो इसे हटा देता हूँ मैं यहाँ पर। ठीक, तो फाइनली ना हमारे सामने कुछ इस तरीके का ये फॉर्मेट खुल के आएगा स्लाइड का। इस वाइट कलर के एरिया को स्लाइड कहा जाता है, और ऊपर यहाँ पर भी सेम टाइटल बार है, नीचे मेन्यू बार है, नीचे रिबन है। फिर जो स्लाइड पर आप काम करेंगे वो आपको लेफ्ट हैंड साइड यानी कि बाईं तरफ भी दिखाई देगी, यहाँ पर भी दिखाई देगी, है ना। ठीक है जी, और नीचे की तरफ है ना आपको एक पतली सी पट्टी दिख रही है, इसको स्टेटस बार कहते हैं, नीचे टास्क बार हो गया। ठीक है, ये सब तो हम दो दो बार ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब मेन मेन पॉइंट देख लेते हैं। पहला मेन पॉइंट तो आप ये देख लो कि यहाँ पर टाइटल बार में भी क्विक एक्सेस टूल बार दिया हुआ है। ठीक है, क्विक एक्सेस टूल बार यहाँ पर भी दिया हुआ है, और पावर पॉइंट की जो फाइल है उसका बाई डिफॉल्ट नेम क्या होता है? प्रेजेंटेशन वन, ये मैंने आपको लिखवाया भी था। ठीक है, तो ये यहाँ पर लिखा हुआ आ रहा है। ठीक, अब आगे देखें। इसके बाद है ना आपको ये पतली ये जो आपको बार दिखाई दे रहा है या पट्टी दिखाई दे रही है, इसको मेन्यू बार कहते हैं। मेन्यू बार के अंदर जितने भी शब्द हैं, फाइल, होम, इंसर्ट, ड्रॉ, डिजाइन, ट्रांजिशन, एनिमेशन, स्लाइड शो, रिकॉर्ड, रिव्यू, व्यू और हेल्प, ये क्या कहलाते हैं? मेन्यू कहते हैं इनको, या टैब कह देते हैं।
ठीक है। और किसी भी मेन्यू या टैब पर आप क्लिक करेंगे तो उसके नीचे की आपको, मतलब उसके नीचे, या ऐसा बोलिए कि किसी भी मेन्यू या टैब पर आप क्लिक करेंगे तो नीचे व्हाइट कलर की जो मोटी सी पट्टी आपको दिख रही है जिसे रिबन कहते हैं, उसी रिबन पर आपको किसी भी मेन्यू के टूल्स या कमांड्स दिखाई देंगी। ठीक है। आप फिर किसी भी टूल या कमांड पर काम कर सकते हो। ठीक है भाई। एक बात और ध्यान रखना कि जब आप पावर पॉइंट की फाइल को ओपन करते हैं तब आपके सामने जो लेआउट आता है स्लाइड का, उसे टाइटल स्लाइड कहते हैं। यानी ये जो लेआउट आपको दिख रहा है इसे टाइटल स्लाइड कहा जाएगा। दूसरी बात, जो बॉक्सेस आपको बने हुए दिखाई दे रहे हैं ये डॉटेड फॉर्म में है, ये लाइन है, प्रॉपर लाइन नहीं है, ये डॉटेड डॉटेड फॉर्म में लाइन है, डॉट डॉट बनी हुई है बहुत नज़दीक नज़दीक, है ना। तो इन दोनों बॉक्सेस को यहाँ पर प्लेस होल्डर के नाम से बोला जाता है। इस बात को आप ऐसे समझ लो कि जहाँ पर भी आप, है ना, काम करेंगे पावर पॉइंट की स्लाइड पर या कुछ भी लिखेंगे तो उस बॉक्स को ना प्लेस होल्डर के नाम से बोला जाता है। ठीक है जी। अब आगे देखो, फाइल के अंदर जाएंगे तो इसके अंदर भी सब वही चीज़ रखी है, इन्फो, सेव, सेव एज, प्रिंट, एक्सपोर्ट, क्लोज, न्यू, ओपन, शेयर। ठीक है। ये एमएस वर्ड में बिल्कुल सेम बताया था आपको। फिर इसके बाद है ना, होम के अंदर आएंगे तो यहाँ पर क्लिपबोर्ड वाला भी बिल्कुल सेम ही दे रखा है, कट, कॉपी, पेस्ट, पेस्ट स्पेशल। ठीक है। ये सारे टूल आपको यहाँ दे रखे हैं। पेस्ट स्पेशल की शॉर्टकट की याद रखना, दैट इज कंट्रोल प्लस ऑल्ट प्लस वी होती है। ठीक है। फॉर्मेट प्रिंटर भी यहाँ पर दे रखा होता है। ठीक है। बट फॉर्मेट प्रिंटर की शॉर्टकट की नहीं होती यहाँ पर, ये ध्यान रखना। ठीक है। इसके बाद जो टोटल मिला के 9 स्लाइड्स होती हैं उनके नाम ये हैं, एक बार देख लीजिए। टाइटल स्लाइड, टाइटल एंड कंटेंट, सेक्शन हेडर, टू कंटेंट, कंपैरिजन, टाइटल ओनली, ब्लैंक, कंटेंट विद कैप्शन, पिक्चर विद कैप्शन, है ना। और यहीं पर डुप्लीकेट स्लाइड का भी ऑप्शन होता है, ये ध्यान रखना। ठीक है। अगर आपको एक स्लाइड की डुप्लीकेट स्लाइड बनानी है तो आपको यही ऑप्शन मिल जाएगा, न्यू स्लाइड के अंदर ही। ठीक है। बाकी अगर आप कुछ भी लिखेंगे तो फॉन्ट वाले आपको ग्रुप में जाना पड़ेगा। फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर है ना आपको यहाँ पर, फॉन्ट वाले ग्रुप के अंदर आपको ना यहाँ पर मिलेगा, दैट इज फॉन्ट या फॉन्ट टाइप फेस कह दीजिए, इतने सारे दे रखे हैं। आप किसी भी फॉन्ट में ना लिख सकते हैं, बट बाय डिफॉल्ट जो फॉन्ट आपके सामने आता है उसे एप्टॉस कहते हैं, या एप्टॉस डिस्प्ले कहा जाएगा पावर पॉइंट के केस में। ये हो गया फॉन्ट का साइज। तो यहाँ जो आपको ड्रॉप डाउन मेन्यू या पुल डाउन मेन्यू दिखाई दे रही है, इसमें मिनिमम फॉन्ट का साइज 8 और मैक्सिमम फॉन्ट का साइज 96 दिखाई दे रहा है। ठीक है। जबकि एक्चुअल में जो फॉन्ट का साइज है वो मिनिमम 1 और मैक्सिमम 4000 होता है। चलिए ये प्रैक्टिकल करके दिखाता हूँ मैं आपको, है ना। यहाँ पर मैक्सिमम फॉन्ट का साइज है ना 4050 डाल के दिखाता हूँ, और जैसे मैं एंटर करूँगा, हाँ देखो अभी इन्होंने डायलॉग बॉक्स नहीं दिया क्योंकि है ना ये अलाउ नहीं है, तो वो उसने हटा ही दिया वहाँ से। ठीक है। एक काम करता हूँ मैं, यहाँ पर 4000 लिखो। अब देखो, जैसे मैंने 4000 लिखा तो यहाँ पर 4000 रह गया, लिखा हुआ आ रहा है, इसका मतलब 4000 तक अलाउ होता है। अब मैं जैसे 4001 लिखूंगा, देखो फिर से उसने 4000 कर दिया। दिख रहा है आपको यहाँ पर, छोटा छोटा दिख रहा होगा, बट दिख रहा होगा, है ना। आप है ना यहाँ पर 4500 करोगे, एंटर करोगे, तो अभी वो 4000 कर दे रहा है। इसका मतलब ये है कि फाइनली है ना, आप पावर पॉइंट में अगर टेक्स्ट लिखने जा रहे हैं तो टेक्स्ट का जो साइज रहेगा या फॉन्ट का जो साइज रहेगा वो मैक्सिमम है ना 4000 और मिनिमम मिनिमम है ना 1 रहेगा। ठीक है। और जो ड्रॉप डाउन मेन्यू या लिस्ट आपको दिखती है, या पुल डाउन मेन्यू जिसे कहा जाता है, वहां पर है ना, वहां पर आपको 8 और 96 ये दिखाया जाता है। ठीक है। बाकी रियल मेजरमेंट की अगर बात की जाए तो 72 पॉइंट जो यहाँ पर लिखा हुआ है, ये 72 पॉइंट ये 1 इंच के बराबर होता है। ठीक है। ये बात मैंने आपको एमएस वर्ड में बताई थी। बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन ये यहाँ पर भी दे रखा है। ठीक है। स्ट्राइक थ्रू भी यहाँ पर दिया हुआ है। ये शेडो नाम का टूल दे रखा है, मतलब किसी भी शब्द को लिखो आप हेलो, और उसके पीछे ना आपको शेडो टाइप की दिखानी हो तो शेडो दिखा सकते हैं, ऐसा लगेगा जैसे परछाई टाइप की आ गई है। ठीक है। स्ट्राइक थ्रू दिखाना है तो स्ट्राइक थ्रू दिखा सकते हैं, यानी बीच में से कट करके दिखा सकते हो आप। ठीक है। इसके अलावा अगर कैरेक्टर स्पेसिंग बढ़ानी है तो कैरेक्टर स्पेसिंग भी बढ़ा सकते हो, यानी जो शब्द आपने लिखा है उसमें लिखे जाने वाले अक्षर के बीच में जो स्पेस होता है वो भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है। फिर ये कलर वगैरह चेंज कर सकते हो, अगर आपको ना टेक्स्ट का कलर चेंज करना है तो टेक्स्ट का कलर चेंज कर दो, और जो बैकग्राउंड है उसका कलर चेंज करना है तो ये भी कर सकते हो। इसे पॉप कलर के नाम से बोला जाता है, यानी किसी भी पर्टिकुलर केवल शब्द के जो पीछे कलर आप दिखाना चाहते हैं तो उसको पॉप कलर के नाम से बोलते हैं, पॉप करना। ठीक है। एमएस ऑफिस की भाषा में उसे पॉप कलर कहा जाता है। फिर पैराग्राफ वाला ग्रुप आ जाएगा, इसमें यहाँ पर बुलेट्स दी हुई है। ठीक है। नंबर्ड, अननंबर्ड बुलेट्स, यहाँ पर लाइन स्पेसिंग दिया हुआ है। ये अलाइनमेंट हो गया सेम एमएस वर्ड जैसा, लेफ्ट राइट, लेफ्ट सेंटर राइट, जस्टिफाई। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर शेप वगैरह बनाने के टूल दे दिए हैं, अगर आपको कोई भी पर्टिकुलर शेप या आकृति बनानी है तो आप बना सकते हैं ऐसे। ठीक है। ये ध्यान रखना कि किसी भी शेप या आकृति की डुप्लीकेट आकृति आपको बनानी है तो कंट्रोल डी दबाइए,
कंट्रोल डी दबाने से आप है ना डुप्लीकेट शेप या आकृति बना सकते हो सेम साइज की। ठीक है, इसके बाद है ना आप आगे जाएंगे। देखो, इसके बाद है ना अगर आप आगे चलेंगे तो फिर आपको फाइंड रिप्लेस गो टू वाला ऑप्शन मिल जाएंगे यहाँ पर। ठीक है, अगर आपको कुछ भी फाइंड करना है तो फाइंड कर सकते हो, रिप्लेस करना रिप्लेस कर सकते हो। ये फिर आपको डिक्टेट वाला टूल मिल जाएगा, इस पर क्लिक करने से अगर आप जो भी कुछ बोलेंगे वो टाइप होगा। बट अभी यहाँ टाइप होगा कहाँ पर, हमने कहीं क्लिक तो किया नहीं था। देखो यहाँ क्लिक किया तो टाइप होना शुरू हो गया। तो अगर आपको वॉइस टाइपिंग करनी है तो वॉइस टाइपिंग भी आप कर सकते हैं। ठीक है, एडिंस नाम का जो आपको यहाँ एक और टूल दिया हुआ है, इससे आप है ना कोई भी एप्लीकेशन जो यहाँ दी हुई हैं उनको ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये जितने भी एप्लीकेशन है इनमें से अगर आपको कोई यहाँ पर ऐड करनी हो पावर पॉइंट की एप्लीकेशन में तो आप ऐड कर सकते हो। डिज़ाइनर नाम का जो टूल दे रखा है यहाँ पर, ये सेम वही है, ये वाला। यानी अगर आपने पावर पॉइंट स्लाइड बनाई है और या बनाने से पहले आपको अगर डिज़ाइन वगैरह कोई चूज़ करनी है यहाँ से तो डिज़ाइन चूज़ कर सकते हो। ठीक है, जैसे सपोज दैट कि आपको लगता है मेरे को ये वाली डिज़ाइन चाहिए तो ऐसे डिज़ाइन आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद है ना देखो चैट जीपीटी फॉर पावर पॉइंट, ये एक एप्लीकेशन है। आपको पता है चैट जीपीटी काफ़ी फेमस एप्लीकेशन है आज की डेट में, एआई एप्लीकेशन कहते हैं इसको, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसमें बस आपको है ना कोई भी टॉपिक देना है या कोई टेक्स्ट लिखना है या कोई है ना यूट्यूब के थ्रू अगर आपको कोई प्रेजेंटेशन बनानी है। ठीक है, इस तरीके से टूल दे दिया है। आपको बस क्लिक क्लिक करना है या लिखना है, अपने आप प्रेजेंटेशन बन के आ जाएगी आपके सामने। ठीक है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एप्लीकेशन होती है। ठीक है, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे तो इंसर्ट के अंदर जाएंगे। इंसर्ट में ना आपको देखो न्यू स्लाइड ऐड करने की जो लेआउट्स होते हैं वो यहाँ पर भी दिए हुए हैं, 9 लेआउट्स। डुप्लीकेट स्लाइड बनाने का टूल भी आपको यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, फिर टेबल बनाने का टूल दे रखा है यहाँ पर। अगर आपको टेबल बनानी है तो टेबल ड्रॉ कर सकते हैं। ड्रॉ अगर करेंगे तो 8x10 यानी 8 कॉलम, नहीं 10 कॉलम और 8 रो, यानी 10 स्तंभ और 8 पंक्तियों वाली टेबल आप ड्रॉ कर सकते हैं माउस से कुछ इस तरीके से। ठीक है, बट अगर आप इंसर्ट करना चाहते हैं तो इंसर्ट भी कर सकते हैं, जिसमें आप मैक्सिमम 75 कॉलम और मैक्सिमम 75 रो ही टाइप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ एक काम करता हूँ, 75 से बड़ा नंबर डाल देता हूँ, 76। तो देखो अपने आप मैसेज आ रहा है, द एंट्री मस्ट बी लेस देन और इक्वल टू 75। यानी आप पावर पॉइंट की स्लाइड पर जो मैक्सिमम कॉलम की संख्या दे रहे हो ना वो या तो 75 के बराबर होनी चाहिए या उससे छोटी होनी चाहिए, बड़ी नहीं हो सकती है। ऐसी सेम रो में भी नंबर आ जाएगा ऐसे। ठीक है, ठीक है, पंक्तियों के केस में भी यही मैसेज आ जाएगा, द नंबर शुड बी लेस देन और इक्वल टू 75, यानी कि 75 के बराबर या 75 से कम होनी चाहिए। ठीक है, इसके बाद फिर इमेजेस नाम का ग्रुप आएगा। इसमें आप अपने कंप्यूटर से कोई भी फोटोग्राफ है ना यहाँ पर लाना चाहें पावर पॉइंट की स्लाइड पर तो यहाँ से सेलेक्ट कर लो, कोई भी फोटोग्राफ आ जाएगी। स्क्रीनशॉट आपके है ना इस फाइल के जस्ट बैकग्राउंड में जो भी होगा उसका अगर आपको कोई स्क्रीनशॉट निकाल के लाना है तो पावर पॉइंट की फाइल पर ऐसे एक स्क्रीनशॉट आ जाएगा। ठीक है, इसके बाद है ना यहाँ फोटो एल्बम दिया हुआ है। फोटो एल्बम में ना आपको ढेर सारी फोटोग्राफ को अपने कंप्यूटर में ऐसे सेलेक्ट करना पड़ेगा। यहाँ से फोटोग्राफ सेलेक्ट कीजिए कंप्यूटर से, और जैसे ही आप है ना फोटोग्राफ सेलेक्ट कर लेंगे वो यहाँ आ जाएंगे। फिर आप यहाँ पर क्रिएट के बटन पर जैसे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो खुल के आएगी कंप्यूटर की स्क्रीन पर, और वहाँ पर है ना आपको फोटोग्राफ्स देखने के टूल दिए जाएंगे। ठीक है, एक ऐसी समझ लो कि आप एक फोटो एल्बम टाइप की देखते हो ना, फोटोज को पलट पलट के है ना, एल्बम को पलट पलट के, तो वैसे ही फॉर्मेट आ जाता है यहाँ पर खुल के। फिर कैमियो, कैमियो मैंने आपको बताया था कि ये वैसे ही काम करेगा जैसे ऑनलाइन क्लासेस में ना या यूट्यूब पे जो क्लासेस आपने देखी हैं, और वहाँ है ना ऐसे साइड में नीचे की तरफ एक बॉक्स में टीचर दिखाई देता है ऐसे डब्बे में, यहाँ पर टीचर दिखेगा और पूरी स्लाइड पर है ना हैंड राइटिंग दिखाई दे रही होती है ना, तो वही टूल यहाँ पर दे दिया है। ठीक है, कैमियो के नाम से इसके थ्रू आप ये काम कर सकते हैं। तो इसमें ना आपको अपने कंप्यूटर के साथ एक कैमरा कनेक्ट करना होगा, अगर कैमरा नहीं है कनेक्ट तो तभी आप अपने आप को स्लाइड पर दिखा सकते हो। कोई शेप या आकृति लेनी है यहाँ से ले सकते हैं, कोई आइकन अगर डालना है आपको। ठीक है, आइकन्स को पुराने वर्जन्स में ना क्लिप आर्ट के नाम से भी बोला जाता था, इसमें एनिमेटेड यानी कि कार्टून टाइप की जो इमेजेस होती है वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 3D मॉडल, अगर आपके कंप्यूटर में कोई 3D मॉडल है तो कंप्यूटर से किसी 3D मॉडल को यहाँ पर ला सकते हो, और अगर नहीं है तो स्टॉक में भी पहले से माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने 3D मॉडल दिए हुए हैं, उनका अगर आपको यूज़ करना है इनमें से तो वो यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद स्मार्ट आर्ट, ये कुछ है ना ग्राफिक्स टाइप के आपको दिए जाते हैं, इनका यूज़ करना है आपको कुछ लिखने के लिए तो आप कर सकते हो। जैसा सपोज दैट ये वाला चाहिए आपको। ठीक है, फनल बोलते हैं ये वाला, अगर स्मार्ट आर्ट आपको चाहिए यानी प्री डिफाइंड ग्राफिक जिसे कहा जाता है, तो आप ऐसे फनल बना सकते हैं। जहाँ भी सेट करना हो वहाँ सेट कर दो। इसमें अगर कुछ लिखना हो तो लिख भी सकते हैं, यहाँ 1 लिख दो, यहाँ 2 लिख दो, यहाँ 3 लिख दो।
ठीक है, अगर कुछ लिखना हो तो आप यहाँ लिख भी सकते हैं। ठीक, इसके बाद इंसर्ट के अंदर अगर हम जाएंगे तो चार्ट बना सकते हैं। आप किसी भी डाटा को सेलेक्ट करके चार्ट बना सकते हो, जिसमें कॉलम चार्ट, लाइन चार्ट, ठीक है, पाई चार्ट, बार चार्ट, एरिया चार्ट, एक्स वाई स्कैटर चार्ट, मैप चार्ट, स्टॉक चार्ट, सरफेस चार्ट, रडार चार्ट, ट्री मैप चार्ट, सनबस्ट चार्ट, हिस्टोग्राम चार्ट, बॉक्स एंड विस्कर चार्ट, वाटरफॉल चार्ट, फनल चार्ट और कॉम्बो चार्ट। कॉम्बो चार्ट बेसिकली कॉलम और लाइन चार्ट का मिश्रण होता है। तो ये चार्ट है ना, अगर आपको बनाना है तो बना सकते हो। ठीक है, और ठीक है, फिर आगे बढ़ता है। जूम का ऑप्शन आपको यहाँ पर भी दिया हुआ है। ठीक है, अगर आप किसी पर्टिकुलर एरिया को जूम करना चाहें तो जूम कर सकते हैं। ठीक, कमेंट डालना चाहें तो कमेंट डाल सकते हो आप। ठीक है, किसी भी ऑब्जेक्ट के रिगार्डिंग जो भी आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसके रिगार्डिंग आप कमेंट डाल सकते हैं। अगर आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाना है तो टेक्स्ट बॉक्स बना सकते हैं। और टेक्स्ट बॉक्स आपको बनाना ही पड़ेगा बेटा, अगर आपको कुछ भी लिखना है तो, क्योंकि खाली स्लाइड पर अगर आप कुछ लिखेंगे तो लिखा नहीं जा सकता। जैसे एक काम करते हैं, हम एक नई स्लाइड ऐड करते हैं यहाँ से। ठीक है, और ब्लैंक स्लाइड, हम यहाँ ब्लैंक स्लाइड पर कोई भी टेक्स्ट बॉक्स या प्लेस होल्डर बना हुआ है नहीं। अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिखूँ, क्या टाइप होता हुआ दिख रहा है? नहीं, कोई टाइपिंग नहीं दिख रही। तो इसका मतलब ये है कि जब तक आपके सामने कोई प्लेस होल्डर या टेक्स्ट बॉक्स नहीं बना होगा तब तक है ना आप टाइप नहीं कर सकते। ठीक है, तो अगर आपको लगता है कि किसी जगह पर आपको टेक्स्ट बॉक्स बनाकर कुछ लिखना है तो आप टेक्स्ट बॉक्स यहाँ से बना सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आता है हेडर फूटर। देखो हेडर फूटर में क्या है ना, यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि जब आप हेडर फूटर पर क्लिक करते हैं तो बेसिकली आपके सामने दो चीज़ें आएंगी, है ना। मतलब ये जो डायलॉग बॉक्स आपके सामने खुला हुआ है इसमें दो चीज़ें हैं, दो टैब कहिए, एक स्लाइड के नाम से, एक नोट्स एंड हैंडआउट के नाम से। तो स्लाइड के अंदर है ना आपको डेट और टाइम का, स्लाइड नंबर का और फूटर का ऑप्शन मिलता है। फूटर में जैसे सपोज दैट मैं यतेंद्र लिख देता हूँ। ठीक है, और जैसे ही है ना मैं एंटर करूंगा या ओके करूंगा तो आप नीचे देख रहे हैं डेट, और डेट आ गई, बीच में यतेंद्र लिखा हुआ गया और स्लाइड का नंबर लिखा हुआ गया। तो ये नीचे वाली जो पट्टी आपको दिख रही है जहाँ पर डेट और यतेंद्र वन लिखा हुआ है, ये बेसिकली फूटर ही कहलाता है। आप चाहें तो इनको बड़ा भी कर सकते हो, अगर आपको बड़ा करके दिखाना है तो बड़ा करके भी दिखा सकते हो। ठीक है, बट ये नीचे फूटर कहलाएगा पूरा का पूरा। ठीक, बट अगर है ना मैं इंसर्ट के अंदर जाकर और हेडर फूटर में जाकर ये नोट्स एंड हेडआउट वाले टैब पर क्लिक करूंगा तो मैं यहाँ पर डेट और टाइम, पेज नंबर, हेडर का ऑप्शन आ गया जिसमें मैं लिखता हूँ यहाँ पर कंप्यूटर, और फूटर में लिखता हूँ मैं यहाँ पर साइंस, SCIENC। ठीक है, तो मैंने जो हेडर मैं कंप्यूटर और फूटर में साइंस लिखा है, और जैसे मैं अप्लाई करूंगा तो यहाँ पर कहीं पर भी है ना आपको ना तो कंप्यूटर लिखा हुआ दिखाई दे रहा है ना साइंस लिखा हुआ दिखाई दे रहा है। तो कहाँ चला गया? तो आपको याद है ना मैंने बताया था कि जब पावर पॉइंट की फाइल आप ओपन करते हैं तो जो व्यू आपके सामने आता है उस व्यू को बेसिकली कहा जाता है नॉर्मल व्यू। बट आप चाहें तो व्यू चेंज कर सकते हैं, और चेंज करने के लिए आपको कहाँ जाना पड़ेगा? व्यू वाले मेन्यू के अंदर जाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आपको प्रेजेंटेशन व्यू 5 तरीके के मिलेंगे, नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू, जिसमें आपको जाना पड़ेगा नोट्स पेज में। जैसे आप नोट्स पेज में जाएंगे, ठीक है, जैसे आप नोट्स पेज में जाएंगे यहाँ पर तो आपका जो स्लाइड है ना वो ऐसा दिखाई देगा ऊपर, और नीचे है ना आपको इस स्लाइड के बारे में अगर आपको कुछ भी नोट्स लिखना है तो नोट्स लिखने का ऑप्शन मिल जाएगा। अब मैं थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ, देखना गौर से। यहाँ ऊपर लिखा है कंप्यूटर, ये हो गया हेडर, और नीचे लिखा होगा साइंस, ये हो गया फूटर, ये हो गया डेट, और यहाँ नीचे हो जाएगा स्लाइड का नंबर। ये चारों चीज़ें आ गई। तो चार चीज़ें ही मैंने डाली थी, मैंने अप्लाई की थी, हेडर, फूटर, स्लाइड नंबर और डेट। तो वो आपको यहाँ पर ऐसे देखने को मिल जाएगी। समझ में आ गया बात? ये देखो तब के लिए होता है जब आप किसी स्लाइड के बारे में कुछ लिख कर देना चाहते हैं किसी को। जैसे स्लाइड के बारे में मैं यहाँ लिख कर देना चाहता हूँ कि मैं मान लो ऐसे लिख रहा हूँ कि फनल स्लाइड प्रेजेंटेशन, ऐसा कुछ मैं मान लो लिखना चाहता हूँ। ठीक है, और कुछ लिखना है आपको, लिखना हो लिख दीजिए कंप्यूटर साइंस बैच, कंप्यूटर स्पेशल बैच, जो भी आपको लिखना है वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। ठीक है जी, तो इस तरीके से आपको जो लिखना है वो आप लिखिए। ठीक, अब जैसे ही आप नॉर्मल व्यू पे जाएंगे ना बेटा तो देखो फिर से वैसे ही आ जाएगा। तो वो नोट्स जो हमने लिखा था वो कहाँ चला गया? वो फिर है ना नोट्स पेज वाले व्यू में ही दिखाई देगा नीचे। यानी आप है ना किसी को ये बात बोल सकते हो, बता सकते हो कि मैंने हर एक स्लाइड के बारे में ना कुछ नोट्स जरूर लिख के दिए हैं आपको। तो उसे ये बात पता होनी चाहिए कि नॉर्मल व्यू में तो स्लाइड ऐसे दिखाई देगी, बट इसका नोट्स पढ़ने के लिए उसे कहाँ जाना पड़ेगा? नोट्स पेज व्यू में जाना पड़ेगा यहाँ पर। समझ में आ गया बेटा? चलो, इंसर्ट के अंदर आगे फिर वर्ड आर्ट दे रखा है, इसको डेकोरेटिव टेक्स्ट टेक्स्ट बोलते हैं। यानी कि शब्दों को अगर आपको आकर्षक तरीके से दिखाना है तो वर्ड आर्ट टूल का इस्तेमाल कर सकते हैं। जैसे मान लो आप शब्दों को ऐसे दिखाना चाहते हैं, मान लो आपने लिखा यतेंद्र निगम, तो अगर आप कहीं पर ऐसा लिख कर दिखाना चाहते हैं टेक्स्ट तो ऐसा लिख के दिखा सकते हो।
तो इसको बोलते हैं डेकोरेटिव, डेकोरेटिव टेक्स्ट। ठीक है, चलो अब आगे देखिए। इसके बाद है ना इंसर्ट के अंदर आपको मिल जाएगा आगे ये स्लाइड नंबर, डेट और टाइम, यहाँ से भी डाल सकते हो डायरेक्टली, आपको हेडर फूटर से कोई मतलब नहीं है, केवल स्लाइड नंबर और डेट और टाइम डालनी है तो यहाँ से डाल सकते हो। ठीक, इसके बाद है ना सिंबल नाम का ग्रुप आ जाता है जिसमें इक्वेशंस आप डाल सकते हो पास स्लाइड के ऊपर। मान लो इस तरीके की कोई इक्वेशन है, ठीक है, और वो आप सेट करना चाहते हैं या लिखना चाहते हैं और आप लिख नहीं पा रहे, बहुत डिफिकल्ट टाइप की इक्वेशन है, तो इस तरीके से ना पूरा फॉर्मेट है ना आपको मिल जाएगा, ये देखो। ठीक है, तो ये ऐसे इक्वेशन यानी मैथ के जो समीकरण होते हैं वो आप यहाँ से अप्लाई कर सकते हो। अगर सपोज दैट कि आपको कोई सिंबल नहीं मिल रहा, ठीक है, अगर आपको कोई सिंबल वगैरह डालना है, सिंबल आपको नहीं मिल रहा है कीबोर्ड पर या कंप्यूटर में, तो इस टूल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। यहाँ पर ढेरों सिंबल दे रखे हैं। कोई वीडियो अगर आपको ऐड करनी है इस कंप्यूटर से तो एक वीडियो आप यहाँ पर ऐड कर सकते हो। यहाँ से आपको है ना बस फाइल, वीडियो वाली फाइल को सेलेक्ट करना है बस, जैसे इंसर्ट करोगे वीडियो ऐड हो जाएगी, यहाँ पर वीडियो देखना शुरू हो जाएगी। ऐसी कोई ऑडियो आपको लगानी है तो ऑडियो भी आप लगा सकते हो। ठीक है, बस ये है कि आपको अपने कंप्यूटर के साथ स्पीकर कनेक्ट करने पड़ेंगे ताकि जब आप प्रेजेंटेशन दे रहे हो उस समय स्पीकर से आवाज़ सुनाई देती रहे बैकग्राउंड में। स्क्रीन रिकॉर्डिंग अगर आपको करनी है तो स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ठीक है, चलिए। ड्रॉ के अंदर है ना आपको वही टूल दे रखे हैं अपनी हैंड राइटिंग में लिखने के, यानी अगर आप अपनी हैंड राइटिंग में कुछ लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हो इस तरीके से। अब मैं माउस का इस्तेमाल करके लिख रहा हूँ ना तो इसलिए सही तरीके से लिखा नहीं जा रहा, बट अगर मैं अपने कंप्यूटर के साथ कोई पेन टैब जैसी डिवाइस को अगर कनेक्ट कर लूँगा तो उसके बाद अगर मैं कुछ लिखूंगा ना तो बड़े आराम से इजीली लिखा जा सकता है। ठीक है जी, चलिए अब आगे देखिए। इसके बाद है ना डिज़ाइन वाले इस मेन्यू या टैब के अंदर है ना आपको ये थीम वगैरह मिल जाएंगी। अगर कोई भी थीम आपको अप्लाई करनी है तो आप थीम अप्लाई कर सकते हैं। जैसे मैं मान लो ये वाली थीम रखना चाहता हूँ तो ऐसे आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ जो भी लिखना है मेरे को वो लिख सकता हूँ। ठीक है, इसके बाद हर एक थीम का वेरिएंट्स भी होता है। ठीक है, यानी कि कलर चेंज करना है आपको थीम का तो कलर चेंज कर सकते हो, फॉन्ट चेंज करना है तो फॉन्ट चेंज कर सकते हो, इफेक्ट चेंज करना है तो इफेक्ट चेंज कर सकते हो, बैकग्राउंड की स्टाइल चेंज करनी है तो बैकग्राउंड स्टाइल चेंज कर सकते हो। तो इस तरीके से आप हर एक थीम का वेरिएंट भी चेंज कर सकते हैं। फिर आ जाता है कस्टमाइज नाम का ग्रुप जिसमें स्लाइड के दो साइज दे रखे हैं, वाइड स्क्रीन जो अभी आप देख रहे हैं और एक होता है स्टैंडर्ड, वो ऐसा दिखाई देगा आपको। ये हो गया 4:3 वाला साइज स्लाइड का। और अगर आपको है ना वाइड स्क्रीन रखना है 16:9 वाला, वो ऐसा आ जाएगा। ठीक है, फॉर्मेट बैकग्राउंड यानी कि अगर आपको स्लाइड का बैकग्राउंड कोई सॉलिड कलर से फिल करना है या कोई ग्रेडियंट लेना है या कोई पिक्चर डालनी है आपको या कोई पैटर्न वगैरह फिल करना है आपको इस तरीके से, तो ये सब है ना आप यहाँ पर फॉर्मेट बैकग्राउंड टूल का इस्तेमाल करके कर सकते हैं। इसके बाद डिज़ाइनर आ जाता है। अब देखो डिज़ाइनर नाम का जो टूल है ना वो अब यहाँ काम नहीं कर रहा, कह रहा है सॉरी नो डिज़ाइन आइडिया फॉर दिस स्लाइड, क्योंकि हमने यहाँ पर थीम वगैरह अप्लाई कर दिया है तो आप डिज़ाइन नहीं ले सकते। बट ये मुद्दे की बात नहीं है, मुद्दे की बात यह है कि डिज़ाइनर नाम का जो टूल है आपको वो कहाँ मिलता है। तो एक तो है ना आपको मैंने बताया था होम के अंदर ही, यहाँ पर भी डिज़ाइनर दे रखा है और ये एक डिज़ाइन वाले टैब के अंदर भी डिज़ाइनर दे रखा है, दोनों का मीनिंग सेम ही होता है। ठीक, फिर आता है ट्रांजिशन। ट्रांजिशन में ना देखो मैंने आपको बताया कि पूरी की पूरी स्लाइड पर एक स्पेशल इफेक्ट लगाया जाना ट्रांजिशन कहलाता है। जैसे सपोज दैट कि मैं पावर पॉइंट की स्लाइड बनाने के बाद कुछ इस तरीके से एक स्पेशल इफेक्ट या मोशन इफेक्ट डालना चाहता हूँ ऐसे, या मान लो ऐसे, या फिर ये वाला, या फिर है ना ये वाला रिपल इसे बोलते हैं। ठीक है, या और भी देख लो, डिजॉल्व हो गया, चेक बोर्ड हो गया, ब्लाइंड्स, हनीकॉम, समझ गए ना, ये ग्लिटर हो गया। तो मतलब पूरी स्लाइड के ऊपर एक स्पेशल इफेक्ट अगर मैं दिखाना चाहता हूँ तो मैं इस तरीके से दिखा सकता हूँ। ठीक है बेटा, वर्टेक्स ऐसे दिखाई देगा। ठीक है, अब देखो अगर आप यहाँ देख पा रहे होंगे ड्यूरेशन लिखा हुआ है एक टूल और ड्यूरेशन में 4 लिखा हुआ है। 4 का मतलब है यहाँ पर 4 सेकंड, यानी कि आप है ना जब प्रेजेंटेशन देंगे किसी के सामने तो ये जो ट्रांजिशन अभी चली थी ना, जैसे ये ग्लिटर मान लो चली थी या वर्टेक्स चली थी, तो ये टोटल प्ले होने में 4 सेकंड लेगी उस समय पर, 4 सेकंड में ये पूरी खत्म होगी। तो इसको है ना अगर आप कम ज़्यादा करना चाहें तो ये भी कम ज़्यादा कर सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर लिखा हुआ है एक टूल जिस पर लिखा हुआ है माउस क्लिक है ना, ये देखो, ये मैं देखो कहाँ चला गया, ये रहा। देखो यहाँ पे लिखा माउस क्लिक और मैंने इसको ऑन कर रखा है यानी टिक कर रखा है। इसका मतलब ये है कि अगर मेरे को है ना कल जल्दी जल्दी प्रेजेंटेशन है ना खत्म करनी है तो मैं स्क्रीन पे कहीं भी माउस क्लिक करता जाऊंगा ना तो जितनी बार माउस क्लिक करूंगा उतनी बार चीज़ें हटती चली जाएंगी। ठीक है ना, यानी मान लो 5 स्लाइड्स है मेरे पास और पांचों स्लाइड पर ट्रांजिशन अप्लाई मैंने की हुई है। ठीक है, तो मैं जैसे जैसे बीच बीच में माउस क्लिक करता जाऊंगा तो एक एक करके ट्रांजिशन हटती चली जाएगी।
ठीक है, ये हो गया। इसके बाद एनिमेशन आ जाता है। एनिमेशन में देखो हर एक ऑब्जेक्ट के ऊपर आप है ना एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे ये फ्लोट लगा दो या फ्लाई लगा दो, फ्लाई इन ऐसे आ जाएगा। ये जो हेलो लिखा है इसके ऊपर आप लगा दो व्हील करके, ठीक है। या मान लो इसके ऊपर आप लगा दीजिए एक एनिमेशन बाउंस के नाम से, तो ऐसे बाउंस हो क्या आएगा। ऐसे ही यतेंद्र शब्द लिखा है, इसके ऊपर आप लगा दीजिए श्रिंक एंड टर्न लगा दो, तो ऐसे आ जाएगा। देखो समझ गए। तो इस तरीके से ना आप किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या कर सकते हैं, एक एनिमेशन लगा सकते हैं। जैसे यहाँ पर हमने ये स्मार्ट आर्ट लिया था, तो इसके ऊपर आप लगा दो, ये लगा दो स्विvel, स्विvel लगा दीजिए तो ऐसे घूमता हुआ आएगा। तो आप है ना किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर है ना एक स्पेशल इफेक्ट लगा सकते हैं जिसको एनिमेशन के नाम से बोला जाएगा। एनिमेशन के केस में भी है ना, यहाँ देखो क्या दे रखा है। जैसे यहाँ ड्यूरेशन अगर आपको सेट करनी है किसी एनिमेशन की, तो ड्यूरेशन सेट कर सकते हो। एक एनिमेशन के बाद दूसरे एनिमेशन को आने में कितना समय लगे, ये डिले भी यहाँ से सेट कर सकते हो, ठीक है। और ट्रिगर ये जो दे रखा है यहाँ पर माउस क्लिक वाला ऑप्शन, वो भी आप कर सकते हैं, ठीक है। जैसे हम है ना माउस क्लिक से ट्रांजिशन को खत्म कर सकते हैं जल्दी, ऐसे ही एनिमेशन को भी खत्म किया जा सकता है माउस क्लिक से, ठीक है। अब आ जाते हैं स्लाइड शो पर। स्लाइड शो है ना एक इंपॉर्टेंट टूल होता है यहाँ पर, ये ध्यान रखना बेटा, ठीक है। यही मेन चीज़ है, क्योंकि प्रेजेंटेशन बनाने के बाद अगर आप प्रेजेंटेशन किसी को दिखाना चाहते हैं तो आप स्लाइड शो ही करेंगे। अब स्लाइड शो में है ना ये देखो फ्रॉम बिगनिंग, फ्रॉम बिगनिंग पर जैसे ही आप क्लिक करोगे ना तो आपके सामने ऐसे स्लाइड शो होगा। देखो ये हो गया एंड, है ना, ठीक। जब हम स्लाइड शो कर रहे थे तो यहाँ पर कुछ टूल भी आए थे, जैसे ये पेन का टूल आ जाता है, लेज़र पॉइंटर अगर आपको दिखाना है तो ऐसे दिखा सकते हो स्लाइड शो के दौरान। या अगर आपको कुछ लिखना है तो पेन का यूज़ कर सकते हो आप, है ना। या हाईलाइटर अगर आपको चाहिए तो हाईलाइटर का यूज़ कर सकते हो। तो ये सब टूल दे रखे हैं स्लाइड शो के दौरान। इरेज करना है तो इरेजर ले सकते हो आप, ठीक है। इसके बाद है ना अगर आपको सारी स्लाइड ऐसे देखनी है तो सारी स्लाइडों को देख सकते हैं स्क्रीन पर, ठीक है। ये होता है ब्लैक और अनब्लैक। मतलब जब आप पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन किसी के सामने दिखा रहे होते हैं ना, तो उस कंडीशन में क्या होता है बेटा कि है ना, जैसे आप इसकी शॉर्टकट की भी होती है बी, कीबोर्ड पर है ना जो बी लेटर दिया हुआ है या बी वाली जो की दे रखी होती है उसी को आप दबा दो तो ये ब्लैक हो जाएगी स्क्रीन। फिर दबा देंगे बी को तो वापस आ जाएगी। तो कई बार होता है ना ऐसा, जैसे हम किसी के सामने ना प्रेजेंटेशन दे रहे हैं और चाहते हैं कि वो हमारी तरफ फोकस करे, अब प्रेजेंटेशन को ना देखे, तो उस केस में ना आप ये बी लेटर को दबा सकते हैं जिससे प्रेजेंटेशन ब्लैक हो जाती है। बीते कुछ समय पहले एक पेपर हुआ था, वहां पर भी ये क्वेश्चन पूछा था कि बताइए प्रेजेंटेशन के दौरान अगर आपको अपनी स्लाइड को ब्लैक करना है, ठीक है, या ब्लैक स्क्रीन करनी है, तो इसके लिए कौन सी शॉर्टकट की इस्तेमाल में लाई जाती है। तो एक ऑप्शन लिखा था केवल बी, ये सही है। बी दबाने से ब्लैक हो जाएगा, बी दबाने से वो अनब्लैक हो जाएगा, ठीक है। ये यहाँ पर है ना कैमरे वगैरह का ऑप्शन दे दिया है, ठीक। तो इस तरीके से प्रेजेंटेशन मैं किसी के सामने प्रेजेंट कर सकता हूँ, दिखा सकता हूँ। आप बोलेंगे सर यहाँ तो है ना आप हमारे सामने जो दिखा रहे हैं उसमें ये स्लाइड यहाँ पर दिख रही है और राइट साइड में भी दिख रहा है कि नेक्स्ट स्लाइड कौन सी है ना। तो देखो आप है ना डिस्प्ले सेटिंग वगैरह भी कर सकते हो यहाँ से, यानी इसी स्क्रीन पर है ना अगर आप पूरी की पूरी स्क्रीन पर दिखाना चाहें, है ना, तो ऐसे दिखा सकते हैं, ठीक है। वो तो आप डिस्प्ले सेटिंग में जैसे दिखाना चाहें प्रेजेंटेशन को दिखा सकते हो। समझ में आ गई बेटा। अगर आपको टास्क बार की भी जरूरत है तो टास्क बार यहाँ से दिखा सकते हो प्रेजेंटेशन के दौरान, नहीं जरूरत तो हटा दीजिए, ठीक है। तो ध्यान रखना स्लाइड शो के लिए ना एक शॉर्टकट की भी इस्तेमाल में लाई जाती है, दैट इज फंक्शन की F5, ठीक। फिर इसके बाद करंट स्लाइड शो मैंने बताया था, अगर आपको है ना मान लो दूसरी वाली स्लाइड पर आप हैं और यहीं से स्लाइड शो चाहिए आपको, पहली स्लाइड है ना स्लाइड शो में ना आए, यहाँ पर आप हैं सेकंड वाली स्लाइड पर और यहीं से स्लाइड शो चाहिए, तो या तो है ना करंट स्लाइड शो पे क्लिक कर दो या फिर शिफ्ट के साथ F5 दबा दो, ठीक है। तो देखो दूसरी वाली स्लाइड ही दिखाई दी हमें सबसे पहले, पहली वाली आई नहीं, खत्म। तो इसे बोलते हैं करंट स्लाइड शो। और कस्टम स्लाइड शो में ना आपको बताना पड़ेगा कि कौन सी स्लाइड आपको कौन से नंबर पर रखनी है, ठीक है। ये आता है रिहर्सल या रिहर्स विद कोच के नाम से टूल। इस पर जैसे मैं क्लिक करूंगा तो ये चीज़ है ना आपको दिखाई नहीं देगी फिलहाल अभी, क्योंकि मेरे कंप्यूटर के साथ एक और स्क्रीन कनेक्टेड है ना, तो ये उस पर ट्रांसफ़र हो जाता है। अगर मैं अपने कंप्यूटर के साथ एलईडी स्क्रीन को डिटैच कर दूं, हटा दूं, तो वो आपको आपकी स्क्रीन पर भी दिख जाएगा। मैं कोशिश करता हूं दिखाने की। एक्चुअली क्या होता है, एक ऑप्शन आता है स्टार्ट रिहर्सिंग का, जिसमें मैंने अभी माउस से क्लिक कर दिया है, ठीक है। तो ये रिहर्सल है ना शुरू हो जाता है मतलब आपकी प्रेजेंटेशन का, ठीक है। इसमें बेसिकली ना एक रिपोर्ट बन के आ जाती है आपके सामने और उस रिपोर्ट के थ्रू आप देख सकते हैं, ठीक है, कि आपने कैसी प्रेजेंटेशन बनाई है। उसमें दिखा देता है बेसिकली कि आपके ना रिपोर्ट मतलब आपने क्या किया है एक तरीके से।
देखो अभी आया आपके सामने, अब शायद दिखा होगा आपको, है ना? ये आ जाता है, अब शायद आ गया यहाँ पर। आया था एक ऑप्शन स्टार्ट रिहर्सिंग या रिहर्स विद कोच लिखा हुआ आया था, तो ऐसे आ जाता है, ठीक है। क्लियर है सभी को? स्टार्ट रिहर्सिंग लिखा हुआ आया था ना। अब जैसे आप है ना पूरी प्रेजेंटेशन जैसे आपने बनाई है वैसे आप करते चलिए इसको, है ना। तो ये क्या करेगा बेसिकली, ये जो कोच शब्द लिखा है ना, ये एनालाइज कर रहा है कि आपने प्रेजेंटेशन कैसे बनाई हुई है। समझ में आ गया? तो बाद में ना ये फाइनली जब कंप्लीट हो जाएगा, यू आर इम्प्रूविंग, है ना, कीप गोइंग। इसमें ना सिस्टम एरर की वजह से कुछ ऐसा हो रहा है, कुछ गड़बड़ है इसमें। वरना एस्केप वाली जो की आप दबाते हैं ना, उससे ये गायब हो जाता है, हट जाता है, हट नहीं रहा है इससे। चलो कोई नहीं। ऐसा हो सकता है कि है ना दो स्क्रीन कनेक्टेड है, शायद इसलिए हो गया होगा। चलिए हट जाएगा वो जब हटेगा, ठीक है। तो फिर से शुरू हो गया तो इसको बंद ही कर देता हूँ। देखो ऐसे आता, वो कुछ एरर आ रही थी सिस्टम में, ठीक है, उस एरर की वजह से है ना कुछ गड़बड़ हो रही थी। वरना पता है जैसे हम एस्केप वाली की दबाते हैं ना, तुरंत है ना रिहर्सल खत्म हो जाता है और ये पूरी समरी आ जाती है हमारे सामने। ये समरी आ गई, गुड जॉब रिहर्सिंग, कीप अप द हार्ड वर्क, ठीक है। टोटल टाइम स्पेंड आपने 2 मिनट का दिया, जिसमें एक स्लाइड पर रिहर्सल किया आपने। तो अपने बता रहे फैंटेस्टिक, यानी ठीक किया आपने जो भी काम किया है। तो इस तरीके से ना ये आपको एक रिपोर्ट टाइप की बना के दिखा देगा। इसी को बोलते हैं रिहर्सल विद कोच। दोबारा रिहर्सल करना है तो रिहर्स कर लो। समझ आ गई सभी को? ठीक है, ये हो गया स्लाइड शो। इसके बाद आ जाता रिकॉर्ड। यहाँ पर रिकॉर्डिंग के टूल दे दिए हैं। अगर आपको है ना बिगनिंग से रिकॉर्डिंग करनी है, या करंट स्लाइड से रिकॉर्डिंग करनी है, या स्क्रीन रिकॉर्डिंग करनी है, ऑडियो रिकॉर्डिंग करनी है, ये सब रिकॉर्डिंग के टूल आपको यहाँ पर दे रखे हैं, ठीक है। भाई ऐसा हो सकता है ना कि आपसे कोई व्यक्ति बोले कि ना आप एक है ना रिकॉर्डिंग करके भी हमें दे देना, जो भी प्रेजेंटेशन आप किसी के सामने दिखाओ। जैसा सपोज दैट कि मैं ये प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ किसी के सामने ऐसे, ठीक है, और ये कोई मेरे से बोले इसे रिकॉर्ड करके दे दो मेरे को, मैं बाद में देखूंगा इसको, तो रिकॉर्डिंग भी हो सकती है। फिर आ जाता है रिव्यू। रिव्यू के अंदर देखो भाई स्पेलिंग चेक, थिसॉरस डिक्शनरी प्रूफिंग, है ना, ये टूल दे रखे हैं यहाँ पर, ठीक है। स्पेलिंग चेक की शॉर्टकट की क्या होती है, फंक्शन की F7, और थिसॉरस डिक्शनरी की डायरेक्ट शॉर्टकट की भी होती है, दैट इज शिफ्ट प्लस F7, ठीक है। थिसॉरस डिक्शनरी राइट साइड में खुल के आ जाती है, जिसमें कोई भी शब्द लिखोगे उसके सबसे पहले सिनोनिम्स यानी कि पर्यायवाची शब्द आ जाएंगे। चेक एक्सेसिबिलिटी, एरर वार्निंग को चेक करने के लिए ट्रांसलेट लैंग्वेज का ऑप्शन, कमेंट का ऑप्शन, कंपेयर का ऑप्शन, ये सब सेम वही है, बिल्कुल डिट्टो वही है जैसे MS वर्ड में बताया था आपको, ठीक है। फिर आ जाता व्यू। व्यू में ना नॉर्मल मतलब प्रेजेंटेशन व्यू सबसे पहला ग्रुप आता है हमारे सामने, जिसमें नॉर्मल व्यू अभी आपको दिख रहा है। इसके बाद अगर आपको नोट्स पेज व्यू देखना है तो ऐसे आ जाएगा, जो भी बताया था। इसके बाद अगर आपको मान लो स्लाइड या आउटलाइन व्यू देखना है, तो आउटलाइन व्यू में तो कैसे आ जाता है, स्लाइड आपकी यहाँ पर है, तो यही स्लाइड यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे छोटी सी बन के आ गई और नंबर 1 2 3 ऐसे लिखा आ जाता है। इसको बोलते हैं बुलेटेड फॉर्म में स्लाइड्स को देखना, आउटलाइन व्यू। स्लाइड शॉर्टर में ना स्लाइड ऐसे आ जाएंगे जिसको आप इजीली अरेंज कर सकते हैं, इधर से उधर कहीं भी रख सकते हैं जहां आपका मन हो, ठीक है। और रीडिंग व्यू में क्या होता है, जैसे ये स्लाइड है, अब आपको फुल स्क्रीन करके इसमें कुछ पढ़ना है, तो रीडिंग व्यू पे क्लिक कर दो, पूरी स्क्रीन पर आ जाएगी स्लाइड, अब आप जो पढ़ना चाहें इससे पढ़िए, ठीक है। तो 5 तरीके के प्रेजेंटेशन व्यू होते हैं, ध्यान रखना, नॉर्मल, आउटलाइन व्यू, स्लाइड शॉर्टर, नोट्स पेज और रीडिंग व्यू। फिर आता है स्लाइड मास्टर। अब देखो स्लाइड मास्टर में क्या होता है बेटा, जैसे मान लो एक स्लाइड आपने बना ली ये वाली, अब इसी की जैसी है ना प्रॉपर्टीज आप आगे की स्लाइड पर भी अप्लाई करना चाहते हो, सेम स्लाइड आ जाए, दिख रहा है ना, जैसे इस वाली स्लाइड में जो प्रॉपर्टी या टूल लगाएंगे वो और स्लाइड पर भी चले जाएंगे, तो इसी को बोलते हैं स्लाइड मास्टर, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो हैंडआउट मास्टर। हैंडआउट मास्टर में ना आपकी स्लाइड ऐसे आ जाएंगी, मतलब आप जैसे मान लो कागज पर प्रिंट वगैरह करना चाहते हैं, तब उस केस में होता है कि आपको एक कागज पर टोटल कितनी है ना स्लाइड्स को प्रिंट करना है। जैसे यहाँ पर आ रहा है स्लाइड्स पर पेज, तो एक स्लाइड पर मतलब एक पेज पर आपको कितनी स्लाइड प्रिंट करनी है, एक स्लाइड करनी है, 2 स्लाइड करनी है, 3 4 6 9, ये भी ध्यान रखना। ये भी एक पेपर में क्वेश्चन पूछा था कि अगर आप किसी पेज पर
स्लाइड्स को प्रिंट कराना चाहते हैं तो टोटल कितनी स्लाइड को है ना रखना चाहते हो आप? एक ही स्लाइड रखनी है तो एक रख लो, दो रखनी है तो दो रख लो। समझ गए? ऐसे आ जाता है। बाकी दो के बाद तीन है, तीन के बाद चार है, चार के बाद पांच नहीं होता, फिर छह होता है या नौ होता है। एक दो तीन चार छह और नौ। ठीक है। इसके बाद है ना आगे नोट्स मास्टर आ जाता है। नोट्स मास्टर में भी देखो नोट्स जैसे लिख रहे थे किसी भी स्लाइड के बारे में, वैसे ही लिखने का ऑप्शन आता है यहाँ पर। ठीक है। बट हायरार्किकल वे में थोड़ा बड़ा करके दिखाता हूँ आपको। ठीक है, ये ऐसे देखो। अगर हम थोड़ा बड़ा करके देखेंगे तो लेवल वाइज आप है ना अगर कुछ लिखना चाहते हैं तो लेवल वाइज लिख लो। यहाँ कुछ लिखना है आपको, फिर यहाँ कुछ लिखना है आपको, फिर यहाँ कुछ लिखना है, फिर यहाँ पे। ये आपको सेट नहीं करना पड़ेगा, है ना। आप हायरार्किकल वे में लेवल वाइज कुछ लिखना चाहते हैं तो वो फॉर्मेट आपको पहले से दे देगा लिखने के लिए। इसी को बोलते हैं, दैट इज नोट्स मास्टर। समझ आ गया सभी को? ठीक। अब इसके बाद आगे बढ़ेंगे तो ये शो वाला ग्रुप आ जाता है। इसमें रूलर आ जाएगा। देखो अगर आपको ज़रूरत है रूलर अप्लाई करने की, रूलर देखने की, तो स्लाइड के ऊपर रूलर आ जाएगा टॉप में और लेफ्ट में। सेम एमएस वर्ड में भी आता था टॉप में और लेफ्ट में। ठीक है, हटाना चाहे हटा दीजिए। वैसे आता नहीं है रूलर अपने आप से, आपको अप्लाई करना पड़ेगा। ग्रिड लाइन अगर आपको चाहिए तो ग्रिड लाइन आप डाल सकते हैं। यहाँ पर दिख नहीं रही होंगी ग्रिड लाइन आपको, तो एक काम करता है मैं ब्लैंक स्लाइड लेता हूँ वाइट कलर की। अच्छा, ये हमने वो सेलेक्ट कर ली थी ना, ये लेते हैं। अब देखो यहाँ पर अगर आप है ना ग्रिड लाइन लाना चाहते हैं तो ग्रिड लाइन ला सकते हैं। अगर आपको चाहिए तो ऐसे बन के आ जाएंगी लाइनें, रो और कॉलम वाली। हटाना चाहें तो हटा दो। ठीक है। इसके बाद जूम देख लो। जूम इंपॉर्टेंट होता है। सपोज दैट है ना आप जूम करना चाहते हैं और मान लो 200 400% पर, तो 400% पे जूम कर लो, बड़ा बड़ा आ जाएगा। तो ये बात तो मैंने आपको बताई भी है कि मिनिमम 10% तक, मैक्सिमम 400% तक, और बाई डिफॉल्ट 75-75% तक जूम आता है एम एस पावर पॉइंट में। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है। इसके बाद ये देख लो, जैसे अभी जो भी आप बनाएंगे ना, जो भी आप लिखेंगे वो सब है ना कलरफुल में आ जाएगा। जैसे मान लो मेरे को कोई शेप या आकृति डालनी है यहाँ पर, तो कलर में आ रही है ना। बट अगर मैं चाहता हूँ, मगर मगर मैं चाहता हूँ कि ये ग्रे कलर में आ जाए सब कुछ, तो ग्रे कलर में ऐसे आ जाएगा। और अगर सपोज दैट मैं चाहता हूँ ब्लैक एंड व्हाइट में आ जाए तो ब्लैक एंड व्हाइट में ऐसे आ जाएगा। ठीक है ना। यानी आपके पास ऑप्शन होते हैं कि आप अपनी प्रेजेंटेशन को किस तरीके से देखना चाहते हो। कलरफुल देखना चाहते हो, ग्रे कलर में देखना चाहते हो, या ब्लैक एंड व्हाइट में देखना चाहते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हैं। इसके बाद है ना आगे फिर वो न्यू विंडो का आ जाता है। यानी एक ही फाइल को दोबारा से ओपन करना हो तो आप ओपन कर सकते हैं न्यू विंडो टूल के थ्रू। ठीक है। स्विच विंडो टूल, यानी कितनी फाइलें खुली हुई हैं? दो खुली हुई हैं पावर पॉइंट की, इंटीजर पिलर के नाम से और प्रेजेंटेशन 3 के नाम से। ये फाइलें आप यहाँ से भी स्विच कर सकते हैं। ठीक है, स्विच विंडो के थ्रू जो भी फाइल आपको ओपन करनी हो वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। ठीक है। वैसे यहाँ से भी ओपन हो जाता है। नीचे टास्क बार में अभी जितनी फाइलें खुली हुई हैं प्रेजेंटेशन की, उनमें यहाँ से भी चेंज कर सकते हो। बट अगर आप टास्क बार का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो स्विच विंडो टूल का इस्तेमाल करके भी आप फाइलों को स्विच करके देख सकते हो। क्लियर है? इसके बाद फिर वही हेल्प आ जाता है। हेल्प में देखो अगर आपको है ना कुछ हेल्प चाहिए, ठीक है, आपको है ना किसी टूल के बारे में पता है बट वो उस पर कैसे काम करते हैं ये नहीं पता, तो आप है ना यहाँ से पढ़ सकते हो। है ना, आप पढ़ लीजिए, यहाँ पर सर्च कर लो और फिर उसके बाद ठीक है आप है ना किसी भी टूल पर काम कर सकते हैं। ठीक है। कॉन्टेक्ट सपोर्ट में ना एक रोबोटिक चैट आपके सामने होगी। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के साथ रोबोटिक चैट, जिसमें रिप्लाई आता रहेगा आपके पास। बट सामने कोई व्यक्ति नहीं होगा, एक रोबोट होगा जो आपको चैट कर रहा होगा, आपके साथ चैट कर रहा होगा। क्लियर है जी? तो ऐसे आप चैट कर सकते हो। इसके बाद अगर आपको कोई फीडबैक सजेशन देना हो माइक्रोसॉफ्ट कंपनी को तो आप फीडबैक भी दे सकते हैं, सजेशन भी दे सकते हैं। शो ट्रेनिंग में बेसिकली आपके सामने वीडियोस आ जाएंगे, है ना। अगर आपको ये मतलब किसी टूल पर आपको काम करना नहीं आता, ठीक है, उसका नाम पता है आपको, और आप उसे पढ़कर भी है ना, मतलब टेक्स्ट जो टेक्स्ट हेल्प आती है सबसे पहली वाली, उसके थ्रू भी है ना आप नहीं काम कर पा रहे किसी टूल पर, तो आप उसकी वीडियो भी देख सकते हैं। यहाँ पर वीडियो भी दे रखे हैं। और व्हाट्स न्यू में ना आपको यहाँ दिखा दिया जाएगा कि बेसिकली अगर कोई अपडेट आती है पावर पॉइंट की तो उसकी वजह से क्या नया चेंज हुआ है या क्या नई कोई अपडेट आई है, तो वो सब है ना आपको व्हाट्स न्यू वाले इस फील्ड के अंदर देखने को मिल जाएगी। समझ में आ गई बात? तो ये था भाई पावर पॉइंट का प्रैक्टिकल जो मैंने आपको अभी करके दिखाया। अब फटाफट है ना कमेंट सेक्शन में किसी का कोई भी डाउट हो तो जल्दी से पूछिए। ठीक है, तो पावर पॉइंट का जो प्रैक्टिकल है वो आज खत्म हो गया, और हमारा जो एम एस ऑफिस वाला टॉपिक है या चैप्टर है वो भी खत्म होता है आज।
मैं आपको फिर से बता दूं, ध्यान से सुनिएगा सभी लोग। मैंने क्लास में आपको एमएस वर्ड का थ्योरेटिकल कराया, एमएस वर्ड का प्रैक्टिकल करा दिया, और एमएस वर्ड के 100 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल टेलीग्राम पे दे दी है, जिससे आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हैं। ऐसी एमएस एक्सेल को मैंने कराया थ्योरेटिकल, एमएस एक्सेल को मैंने प्रैक्टिकल करा दिया, और एमएस एक्सेल के भी 100 इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज की पीडीएफ फाइल मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दी है, आप उससे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ऐसी पावर पॉइंट मैंने थ्योरेटिकल कराया, मैंने पावर पॉइंट है ना आपको आज प्रैक्टिकल भी करा दिया, और 100 क्वेश्चन की इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ फाइल आपको मेरे पावर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिससे आप पावर पॉइंट के क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, किसी भी क्वेश्चन में कभी भी सिंगल कोई डाउट आए तो आप विदाउट हेजिटेशन, बिना झिझक के आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है, क्लास के एंड में, जब तक आपका बैच चल रहा है, क्लास के एंड में भी पूछ सकते हैं डाउट्स अपने, या फिर आप है ना व्हाट्सएप पर भी पूछ सकते हैं अपने डाउट्स। ठीक, मैं जितना जल्दी होगा रिप्लाई ज़रूर करूंगा। और बाकी एक बात और बता दूं मैं आप सभी लोगों को, कि मैंने जो अपना यूट्यूब चैनल है कंप्यूटर बाय यतेंद्र सर के नाम से, वहां पर जो प्लेलिस्ट है ना एमसीक्यू प्रैक्टिस फॉर ऑल एग्जाम के नाम से, उनकी अगर आप सारी क्लासेस देखेंगे ना, तो वहां पर भी मैंने ये पावर पॉइंट के, वर्ड के और एक्सेल के क्वेश्चन डिस्कस किए हुए हैं उन क्लासेस में, तो आप वहां से एक्सप्लेनेशन भी देख सकते हो। ठीक है, चलो फिर आज की क्लास और आज की सभा यहीं समाप्त की जाती है। जल्दी से फटाफट अगर कोई डाउट हो तो पूछ लो। अगर डाउट है सर वीओडी वाली क्लासेस से भी कुछ चैप्टर पूरे कर सकते हैं, हाँ कर लीजिए, कोई इशू नहीं है। देखो अगर आपको वीओडी वाली क्लासेस में जो चैप्टर दे रखे हैं उनसे अगर कोई चैप्टर कंप्लीट करना हो, जल्दी खत्म करना हो, तो आप कर सकते हो, इसमें कोई इशू नहीं है, क्योंकि वो भी तो है ना हमने पढ़ाया ही है। ठीक है, और लाइव और वीओडी में जैसे मैंने बताया था बहुत ज़्यादा अंतर नहीं आता है, थोड़ा बहुत ही अंतर देखने को मिलता है। तो आप वीओडी वाले सेक्शन से भी अपनी क्लासेस कंप्लीट कर सकते हैं, और अगर मान लो आपके पास भरपूर टाइम है अभी अपने सिलेबस को कंप्लीट करने का, तो आराम से है ना सिलेबस कंप्लीट करिए लाइव क्लासेस में, एक एक करके सारी क्लासेस हम कंप्लीट कर ही लेंगे। और आज हमारा एमएस ऑफिस वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया, इसके बाद नेक्स्ट क्लास से है ना मैं इंटरनेट वाला चैप्टर शुरू करूंगा। ठीक है, इंटरनेट नेटवर्किंग, इसके बाद कंप्यूटर सिक्योरिटी। तो मैंने जैसा बताया आपको कि कंप्यूटर सिक्योरिटी तक तो सभी लोगों को पढ़ना चाहिए। आप चाहे स्टेट गवर्नमेंट की चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट की किसी की भी तैयारी कर रहे हो, आप फर्स्ट चैप्टर कंप्यूटर आर्किटेक्चर से लेकर कंप्यूटर सिक्योरिटी वाले चैप्टर तक है ना सारे लोग पढ़िए, सारे चैप्टर इंपॉर्टेंट हैं। बट कंप्यूटर सिक्योरिटी के बाद है ना डेटाबेस, नंबर सिस्टम और प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, वो वही पढ़ें जिनके पेपर में आना हो। ठीक है जी, तो अब जो बाकी के 4-5 चैप्टर बचे हुए हैं वो ज़्यादा बड़े बड़े नहीं हैं। ठीक है, जल्दी कवर हो जाएंगे, तो हमारा जो सिलेबस है, ये बैच है, ये भी जल्दी खत्म होगा अब। ठीक, तो जैसा मैं देख पा रहा हूँ आप किसी का कोई डाउट है नहीं, तो आज के सेशन, आज की क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। अगली क्लास में मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार सभी को, जय हिंद, वंदे मातरम।